आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रादर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वैसे तो ये सेक्शन 56 से लेकर के 59 तक है, सेक्शन 56 टू 59। ओके, देखिए अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है, जो हेड्स डिस्कस किए, आपको पता है कि टैक्स का क्या बोलते हैं हम, टैक्स का पंजा बोलते हैं, ठीक है जी। तो टैक्स के पंजे में हमने पहले डिस्कस किया था इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स। और पांचवा, तो टैक्स का पांचवा फिफ्थ फिंगर जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS। अब इस हेड को, अब इस डायग्राम्स को बनाने का जो मेरे पीछे लॉजिक था वो ये था कि जनरली इस हेड को बोलते हैं लास्ट एंड रेजिडुअल हेड ऑफ द इनकम। अब लास्ट एंड रेजिडुअल हेड ऑफ द इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज यू नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक तो ये लास्ट है, और रेजिडुअल का मतलब ये है, जैसे मैंने एरो लगाया है, कि जो भी इनकम इन हेड्स में फॉल नहीं करती, सो whatever the income which does not fall in any of the preceding four heads of the income, we will test, and after that we found that it is unacceptable, then it is to be chargeable under the head of the income from other sources. That's why it is to be called here as residual head of the income. That's why it is to be called here as the last head of the income, right? और टैक्स का पंजा अगर हम सिर्फ 4 ही हेड लें, वैसे तो अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई इनकम नहीं है, जैसे कि आपको सैलरी की इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम थी, कैपिटल गेन की इनकम थी, अगर आप वैसे ढूंढोगे तो कोई इनकम नहीं मिलेगी। तभी तो हमने कहते हैं कि ये एयर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, एक की एयर दूसरे में नहीं जाती, दूसरी की तीसरे में नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल जो एयर एक हेड्स में जाएगी वो दूसरे में नहीं जाएगी। लेकिन हम यहां पे ये कोशिश करते हैं सबसे पहले कि कोई ऐसी इनकम जो यहां फॉल नहीं करती, वो इनकम हम वहां लिपे जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि छोटा सा एक, वैसे मैं आपसे इंस्टांस डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अभी तक आपको 4 हेड्स की इनकम हो चुकी है। मान लीजिए कि एक चिड़िया जो है वो, उसने चोंच में एक नोट की गड्डी कहीं से उठा रखी थी और वो आपके घर के ऊपर से उड़ रही थी, और हुआ क्या कि वो चोंच से जो था वो नोट की गड्डी जो थी 1 लाख रुपए की, वो उसके चोंच से गिर गई और आपके घर के ऊपर गिर गई। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 1 लाख रुपए आपके छत पे गिरे हैं, वो आपके कौन से हेड से इनकम है? क्या वो सैलरी की इनकम है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? क्या वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है? क्या वो कैपिटल गेन की इनकम है? सर, हमने तो ऐसी इनकम यहां पे नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि हमने यहां पे ट्राई और टेस्ट किया, तो फिर अगर वो इनकम है तो फिर वो कहां टैक्सेबल होगी? उस तरह से मैं आपको एक इंस्टांस बता रहा हूं कि मान लीजिए कि एक चोर जो है वो कुछ ज्वेलरी उठा करके भाग रहा है और पीछे उसके पुलिस पड़ी है, रात का अंधेरा है, और इन द मीन टाइम वो क्या हो रहा है कि आपके घर के आगे से क्रॉस कर रहा था, उसको लग रहा है कि पुलिस जो है उसे पकड़ लेगी। उसने क्या किया कि आपके घर के नजदीक वो गहने जो है वो छुपा दिए और खुद वो भाग गया। अब वो सुबह के उजाले में जो है उसको ढूंढते आया, लेकिन उसको लगा कि वो रात को भूल गया कि वो मैंने कहाँ छुपाए थे। लेकिन जब आप कहीं अपने घर के सराउंडिंग में घूम रहे थे तो आपको वो ज्वेलरी जो है मिल जाती है। तो ऐसी जो इनकम है, अब आप बताओ वो क्या आपको सैलरी से इनकम हो रही है? क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है? क्या आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रही है? क्या आपको कैपिटल गेन से इनकम हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो इस तरह से लाखों इनकम्स हैं जो कि हम यहाँ पे ट्राई और टेस्ट करते हैं, लेकिन वो यहां फॉल नहीं करती, तो अल्टीमेटली वो कहां चली जाती हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यही बात है कि ये कोई अपने आप में इनकम नहीं है, लेकिन और इसी तरह से GTI जो है, अगर हम इसको आगे तक बढ़ा देंगे और इसको फिर हम गायब कर देंगे, तो ये हमारे सबका जो टोटल होता है वो क्या होता है जी? ग्रॉस टोटल इनकम। ये मैंने अलग इसलिए किया था क्योंकि हम यहाँ पे पहले ट्राई और टेस्ट करते हैं, फिर हम इसको वहां पे ले जाते हैं। इसलिए हमारा जो फोकस है, अब हमारा जो फोकस है
वो इस चैप्टर के ऊपर है, इस टॉपिक के ऊपर है, इस हेड ऑफ द इनकम के ऊपर है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाई दिस हेड इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए लास्ट एंड रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। जो बचा हुई इनकम है वो कहां चली जाएगी, यहां पे चली जाएगी, राइट। ओके, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को में मेनली 3 सेक्शन जो है वो काम करती हैं। एक सेक्शन 56, एक सेक्शन 57 और एक सेक्शन 58। सेक्शन 56 जो है, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं, वो ये बताता है कि विच काइंड ऑफ इनकम आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट्स व्हाई द चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं, राइट। ये बताएगा कि ये 57 है, 58 में जाएगी, कहां जाएगी, क्या होगी, कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होंगी, ये सारी बातें कौन बताता है जी, चार्जिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 56। 57 में आपको पता है कि विच काइंड ऑफ द एक्सपेंस आर अलाउएबल एज डिडक्शन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इन 4 हेड्स में की बात करूं तो इनकम को अर्न करने के लिए कुछ अगर खर्चे होते हैं तो उन खर्चों को भी लेस किया जाता है। तो इसी तरह से, लेकिन अगर मैं सैलरी की हेड को छोड़ दूं, क्योंकि सैलरी को कमाने के लिए खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर खर्चा हो भी रहा है तो उसके लिए वैसे ही एग्जम्पशंस हमारे पास हैं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अर्न करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, उस तरह से बिजनेस के इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उस तरह से हमारे पास कैपिटल गेन्स हैं। तो ऑन द सेम लाइंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी इस इनकम को अर्न करने के लिए अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो वो एक्सपेंसेस कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउएबल होंगे एज ए डिडक्शन। तो यहां डिडक्शन किसके अंदर मिलेगी जी, सेक्शन 57 के अंदर मिलेगी। तो ये एक्सपेंस ये कौन बताएगा जी कि व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, दैट इज अंडर सेक्शन 57। उसी तरह से हमारे पास सेक्शन 58 है कि ऐसे एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। सो एक्सपेंसिव विच आर नॉट अलाउड, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिसअलाउड बोलते हैं। ठीक है जी, बात यहां तक। तो इस तरह से अब हम आपकी इंट्रोडक्शन जो हमने सेक्शन 56 से करवाई, सेक्शन 57 से करवाई और सेक्शन 58 पे करवाई। लेकिन अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या अकाउंटिंग, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करते हैं, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी उनका रोल है? बिल्कुल। देखिए, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इफ यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द कैश बेस ऑफ सिस्टम और द मर्केंटाइल बेस ऑफ सिस्टम, तो आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने कंसीडर करना है। अगर कैश है तो नेचुरली, अगर मर्केंटाइल है तो डीम्ड इनकम के जो डीम्ड इनकम है, ये डीम्ड पेमेंट्स हैं, वो कंसीडर की जाएंगी, लेकिन कैश के फॉर्म में वो कंसीडर नहीं की जाती। ओके, तो देखिए अब हम बढ़ते हैं चार्जेबिलिटी में। इसमें भी सेक्शन 56 ने 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए, यही एक बेस है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद तो हम एक एक की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो है, सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो है, तो इसलिए हमने बना दिया इसको सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। देखिए, यहां पे कहता है कि कुछ एक कंडीशंस हैं। इसका मतलब है कि ये एक ओपन है, कोई भी इनकम जो है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में फॉल कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस उसने फॉलो कर दी तो यहां आ जाएगी। और जो ये सेक्शन है, इसमें क्या है कि एक तरह से एक स्पेसिफिक इनकम्स है, एक लिस्ट दे दी गई है आपको कि बस ये इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। दिस इज ओनली द डिफरेंस। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल इनकम्स, क्योंकि इसको लिस्ट में बांधना बहुत मुश्किल है, यू कैन नॉट बाइंड इट। तो इनकम इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम। ऐसी इनकम, देखिए अब जीटीआई में से अगर मैं डिडक्शंस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, टोटल इनकम। तो कहता है इनकम इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, ऐसी कोई इनकम जो कि टोटल इनकम में से एक्सक्लूड नहीं की जा सकती। ठीक है जी, ओके। इसका मतलब है कि या तो ये यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, लेकिन ये यहां पे नहीं आ रही है, इसलिए वो यहां जा रही है। ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी विच कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल, टोटल इनकम का पार्ट तो है। इनकम इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो हमने एग्जम्पशंस भी डिस्कस करी है, सेक्शन 10 में भी डिस्कशन करी है। तो इसका मतलब वो सेक्शन 10 का भी पार्ट नहीं है, राइट। 2,
तीसरा है कि सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ओके, तो सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ऐसी कोई इनकम जिसको चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं है, इसका मतलब है एग्जम्पशन का ही पार्ट हुआ, जिसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी इनकम हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई। अंडर और सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम से अंडर एनी प्रोसीडिंग हेड्स, और पीछे वाले जितने भी हेड्स हैं वहां पे वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो यही तो हमने आपसे बात करी कि ना तो यहां पे है, ना यहां पे है, ना यहां पे है, ना यहां पे है, इसलिए यहां पे है। चिड़िया के द्वारा जो नोट की गड्डी आपके छत पे गिराई गई है, ना तो वो यहां आ रही है, ना वो यहां आ रही है, ना यहां आ रही है, ना यहां आ रही है, इसका मतलब कहां जाएगी? सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में जाएगी। राइट, ओके, सो इसका मतलब है कि वी विल ट्राई, वी विल टेस्ट एंड देन फाउंड अनएक्सेप्टेबल in the 4 preceding heads, then after that is to be taken to under section 56 subsection 1। क्लियर हो जी? तो 3 कंडीशंस आपके सामने होगी। एक तो वो टोटल इनकम का पार्ट होगी, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं है, और पिछले 4 हेड्स में वो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है, इसलिए वो कहां आ रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ रही है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि ये जो मैंने कहा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक इनकम, इसका मतलब है कि आपको क्या दे रखी है? एक लिस्ट दे रखी है कि जी ये लिस्ट है, ये सेक्शन 56 के अंडर 2 अगर लिस्ट में फॉल करती है तो ये टैक्सेबल है, अगर लिस्ट में फॉल नहीं करती है तो टैक्सेबल नहीं है। सिंपल सी बात होगी। ओके, तो पहले अब मैं आपको आसान कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? कि अभी तक हम क्या कर रहे थे? सैलरी भी डिस्कस कर रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे थे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी डिस्कस कर रहे थे, कैपिटल गेन भी डिस्कस कर रहे थे, और हर हेड के साथ हम बार बार आपको कह रहे थे कि देखो जी ये वाली इनकम अब यहां नहीं टैक्सेबल हो रही, कहां जा रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी तरह जब हम हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहे थे तो आधा सा हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो पहले ही डिस्कस कर रखा होता है जब हम 4 हेड्स के साथ आपसे डिस्कशन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए मैं एक समरी फॉर्म में बनाना चाहता हूं और आपका एक तरह से रिवीजन कराना चाहता हूं, और आपका जो कंसेप्ट है उसमें अगर कोई डाउट है तो वो भी आज शायद क्लियर हो जाएगा। तो मैं सैलरी से स्टार्ट करता हूं। इनकम्स अराइजिंग आउटसाइड सैलरीज एंड फॉलिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि लगता है आपको कि सैलरी का है, सैलरी में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, और वो अल्टीमेटली कहां चली जाती है? आउटसाइड से, सैलरी के बाहर होती है, लेकिन जाती कहां है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत सारे लॉजिक थे, क्योंकि कंडीशंस हमने डिस्कस करी थी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, रिकरिंग नेचर होनी चाहिए, बहुत सारी देर वर सो मेनी कंडीशंस विच वर जनरली टू बी फॉलोड इन दिस केस। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं। अब जैसे सबसे पहले है हमारे पास एन्युटी पेबल अंडर ए विल। वसीयत लिख दी, पैसा जमा करा दिया, उसके बदले में उसको पर मंथ जो है वो एक तरह से एन्युटी मिल रही है, तो वो भी अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो अदर सोर्सेज है। ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग एन्युटी मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एन्युटी मिल रही है, या इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने परचेज करी है, उसके अंडर अगर आपको एक पर मंथ जो है अमाउंट मिल रहा है तो उसको ही हम एन्युटी बोलते हैं, जिसको कि हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हम क्या बोलते थे? पेंशन बोलते थे, और एन्युटी वर्ड हमने वहां यूज किया था। तो वो जो है वो टैक्सेबल हो गया। अगर एन्युटी पे की जा रही है बट देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, उसके बाद देखिए आप, डायरेक्टर्स सिटिंग फीस होती है। अगर डायरेक्टर को फीस है, एक सिटिंग फीस है जब वो मीटिंग्स अटेंड करता है। कमीशन फॉर स्टैंडिंग श्योरिटी टू लोन्स गिवन टू कंपनी, उस टाइम अगर एज ए श्योरिटी वो पैसा दे रहा है और उसके बदले में अगर वो कमीशन ले रहा है, और डायरेक्टर अगर मीटिंग्स में जा रहा है और उसके बदले में उसको सिटिंग फीस मिल रही है, तो पर ये यहाँ एज एन एम्प्लॉय नहीं दे रहा है वो, राइट? तो यहाँ पे भी दोबारा क्या है? डायरेक्टर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर वो डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय है तो वो कहां जाती है? सैलरी में जाती है। देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। आपको याद होगा हमने न्यूमेरिकल भी किए थे कि एक टीचर है, उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर सेटिंग के पैसे मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन के पैसे मिल रहे हैं, और इन्विजिलेशन के पैसे मिल रहे हैं, तो वो अदर देन एम्प्लॉयर है।
अब डॉक्टर साहब जो है अपने हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट के द्वारा उनको 5,000 रुपए वैसे गिफ्ट दे दिया गया, तो अब वो पेशेंट और डॉक्टर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई दैट इज टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो पेंशन किसको मिलेगी? एम्प्लॉय के लीगल हियर को मिलेगी, और वो लीगल हियर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है नहीं है, इसलिए अब वो सैलरी में नहीं जाकर के कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। क्लियर है जी की बात? उसके बाद है प्रक्यूजिट टू नॉन एम्प्लॉयर। अब नॉन एम्प्लॉयर से अगर आपको मतलब आप एम्प्लॉय ना हो करके, अब जैसे मान लीजिए कि एक एडवोकेट है, एडवोकेट की आप सर्विसेज लेते हैं, पर मंथ उसको अमाउंट देते हैं, लेकिन साथ में उसको एक घर भी दे रखा है या एक गाड़ी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है कि आपने हमारे केसेस फाइट करने हैं, तो दीज आर द प्रक्यूजिट्स। लेकिन वो किससे मिला? नॉन एम्प्लॉयर से, सो दैट इज ऑल्सो टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी तरह से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वहां पे आपको मैं इसके बारे में इसकी डिस्कशन करूंगा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल में जब मैं 56 सबसेक्शन 2 की बात करूंगा। उसी तरह से अब आप अगर मैं नाम लूं तो सैलरी टू एमपी एंड एमएलए है। अब देखिए वर्ड क्या है? सैलरी, लेकिन एमपी और एमएलए जो हैं वो क्या है? दे आर नॉट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उनमें नहीं है। अगर उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो वो भी कहां आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है। तो इस तरह से कुछ एक इनकम्स मैंने जो हाईलाइट की हैं आपके लिए, जो आपको सैलरी में ज्यादातर कंफ्यूज करती थी, लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि ये कहां जाती हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वैसे भी जिनको सैलरी के चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, दे नो वेरी वेल दैट वेयर दीज आर टैक्सेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम अराइजिंग आउटसाइड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉलिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ को मूव करते हैं कि ऐसी कोई इनकम्स जो लगता था आपको कि नहीं ये तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही है, मिलती जुलती हैं हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन होती कहां है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो वहां टैक्सेबल नहीं हो पा रही है। जैसे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्योंकि वो रेंटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ लेसी है, इसलिए वो कहां टैक्सेबल हो? क्योंकि प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। अब एक्स जो है वो क्या था? ऑनर था, लेकिन उसने किराए पे किसको दे दिया? वाई को। वाई ने फर्दर किसको दे दिया? जेड को। अब जेड से जो किराया वाई ले रहा है वो मालिक तो नहीं है, इसलिए वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। तो सबलेटिंग इज टैक्सेबल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। इनकम फ्रॉम परमिशन टू टेक अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, ईंटों का भट्ठा जो होता है उसमें अगर आप ईंटों के लिए किसी से मिट्टी लेते हैं और किराए पे ले लेते हैं, अब जिसने अपनी जमीन किराए पे दे दी थी मिट्टी के लिए, तो वो उसकी इनकम कहां से होती है? दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट्स फ्रॉम फिशरीज, आपने टैंक जो है वो रेंट पे दे रखता है जिसमें फिश का काम हो रहा है। ग्राउंड रेंट फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर पॉटरीज, कुम्हार के द्वारा जो है वो आपकी जमीन का यूज किया जा रहा है, अपने बर्तन सुखाने के लिए किया जा रहा है, तो उसके बदले में जो है वो ग्राउंड रेंट दिया जा रहा है। आपको ग्राउंड रेंट मिलता है तो वो दैट ग्राउंड रेंट इज आल्सो टू बी टैक्सेबल अंडर दैट ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदरवाइज आपने पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था? लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग के साथ वो लैंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ये लैंड नहीं है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं हो पा रही है। इनकम फ्रॉम वेकेंट साइट्स, देखिए खाली जगह है, लेकिन अगर मकान के साथ होती तो कहां होती? हाउस प्रॉपर्टी में। गार्डन लैंड है, नॉट एन एग्रीकल्चर लैंड, वैसे ही गार्डन लैंड है लेकिन उसमें कोई हाउस के साथ उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आसान हो गया आपको। उसके बाद है, तो देखिए यही लिस्ट हमारी किस में जा रही है? सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 या 2 में जाएगी। इनकम अराइजिंग आउटसाइड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड फॉलिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से बाहर है, लेकिन अदर्स, क्योंकि वो भी कुछ कंडीशंस वहां फुलफिल नहीं कर रही होगी, इसलिए वो कहां आ रही है? अदर सोर्सेज में आ रही है। अब वो ऐसी कौन सी इनकम्स होती हैं? जैसे प्रॉफिट्स फ्रॉम ए आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस नॉट फॉलिंग विद इन द बिजनेस। अब जैसे मान लीजिए मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं, लेकिन कई मतलब साल में एक आधी बार किसी ने ये बोल दिया कि जरा अपनी मशीन जो है वो 2 दिन के लिए किराए पे दे दीजिए, तो दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन।
ओकेशनली आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है वो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ी है, अब आप उसका यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि कैमरा ही है आपका, आप अपने लिए यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन किसी ने 2 दिन के लिए आपसे मांग लिया और उसके बदले में आपको किराया दे दिया, तो दैट इज आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। अब वो बिजनेस तो नहीं हो सकता है, इसलिए वो कहां चले जाएगी? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे 56 सबसेक्शन 2 में भी ये बातें करनी है। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। अब आपने अपना माइनिंग में जमीन से मान लीजिए कि आपका सैंड है, वो सैंड आपसे निकाला जा रहा है और उसके बदले में आपको रॉयल्टी दी जा रही है, तो दैट रॉयल्टी इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के अंदर होती तो एग्जम्प्ट, लेकिन अगर बाहर से आ रही है तो देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर्टेन इनकम्स ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन द असेस्ड टोटल इनकम, जैसे माइनर चाइल्ड है, स्पाउस की है, डिसीज्ड पेरेंट्स की है, अभी अभी पेरेंट्स की डेथ हुई है, हस्बैंड है तो वाइफ की वाइफ है तो हस्बैंड की जो इनकम जो है वो दैट इज आल्सो टू बी टेकन हियर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उनकी अपनी नहीं है लेकिन डीम टू बी इनकम हो जाती है। इनकम रिसीव्ड बाय नॉन प्रोफेशनल राइटर्स एंड डिजाइनर्स। अब जो नॉन प्रोफेशनल्स लोग हैं, अगर उनके द्वारा कोई रॉयल्टी, अब राइटर है, मान लीजिए कि आपका काम जो है वो एज ए एडिटर नहीं आप काम करते, लेकिन खुशी के लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिल जाती है, तो यू आर नॉट ए प्रोफेशनल राइटर, यू आर ए नॉन प्रोफेशनल राइटर। उस तरह से कोई डिजाइनर है जो जिसका प्रोफेशन नहीं है लेकिन उसने वैसे ही कोई डिजाइन डेवलप कर दिया, तो दीज आर बाय द नॉन प्रोफेशनल्स, तो वो प्रोफेशन में तो जा नहीं सकता, पीजीबीपी का पार्ट तो नहीं हो सकता है, इसलिए वो भी कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। रिसीट इज ए कैजुअल नेचर। अब कैजुअल नेचर जो है वो होती है कि जैसे विंडफॉल की तरह है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि चिड़िया उड़ रही थी और आपके जो नोट की गड्डी है 1 लाख रुपए की, आपकी छत पे गिर गई, तो विंडफॉल की तरह हुआ, तो ये कैजुअल इनकम है, वो भी पीजीबीपी आपका धंधा नहीं है, तो दिस इज टू बी ना। उसी तरह से चोर ने जो ज्वेलरी उठाकर ले गया था लेकिन आपको मिल गई, तो दैट इज आल्सो ए कैजुअल नेचर, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कंपोजिट रेंट इफ नॉट नॉन सेपरेबल। मान लीजिए अब आपके पास क्या है कि एक बड़ा सा हॉल है, हॉल में स्पीकर भी लगे हैं, सब कुछ लगा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि देखो जी मैं हॉल ही दूंगा किराए पे, हॉल के साथ सब कुछ जाएगा और उस किराए अब आपको सेपरेट करना दिक्कत हो जाएगी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का कितना लूं, चेयर का कितना लूं, हॉल का कितना लूं। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल देन दैट इज कंपोजिट रेंट एंड विच कैन नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, देन अल्टीमेटली दैट इज टेकन टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। और उसके बाद हमारे पास दोबारा से की मैन आ जाता है। तो ये जो की मैन की बातें हैं, सैलरी में भी मैंने बात करी, यहां भी बात करी, मैं अदर सोर्सेज में बात करूंगा, तो इसकी मैं इकट्ठे बात करूंगा कि ये अब की मैन जो है वो कहां टैक्सेबल होगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी कि 3 हेड हमारे पास एक तरह से आ गए, सैलरी भी आ गया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन भी आ गया और ये भी आ गया। देखिए कैपिटल गेन में हमने सिर्फ एक इनकम जो है वो आपके साथ डिस्कस करी थी, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। वो है इनकम कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में, और वो जो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, जब हमारे पास जो प्रीवियस ऑनर है, आपको याद होगा वहां भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और न्यूमेरिकल भी किए थे आपके साथ कि अब ये यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, जो आप एडवांस देते थे और एडवांस देने के बाद अब आपने क्या कर लिया, उसको फॉरफिट कर लिया, और जब आपने फॉरफिट कर लिया तो वो अमाउंट वापस नहीं दिया जाता। तो पहले वो कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर दिया जाता था, लेकिन अब वो वाला पोर्शन जो है वो कहां टैक्सेबल होता है जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो ये वाला हमने कैपिटल गेन में, तो अब हमारे पास ये एक तरह से 4 हेड इंक्लूड हो गए, कवर कर लिया हमने। आपने ध्यान रखना कि जितने भी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सारी की सारी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं, लेकिन एक ही बात है कि वो आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से आपके पास क्या है, जितने भी हमारे आपके पास बैंक डिपॉजिट्स हैं वो भी अदर सोर्सेज में आते हैं। सिक्योरिटीज इशूड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी सिक्योरिटीज के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है तो वो भी अदर सोर्सेज में आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम इंडिविजुअल, अगर आपने किसी दोस्त को लोन दे रखा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये फर्म से मिल रहा है, क्लब से मिल रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से अगर आपने उनको लोन दे रखा है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब कई बार आपके पास क्या होता है कि इनकम टैक्स वाले जो है आपको आपने ज्यादा टैक्स दे रखा होता है। अब मान लीजिए कि आपका टैक्स बनता था 10,000 रुपए, लेकिन आपने जो 12,000 रुपए दे रखा था, 2,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा एक तरह से एडवांस पैसा चला गया, तो अब वो आपको रिफंड आना चाहिए, लेकिन रिफंड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिले कर दिया, तो उसके ऊपर क्या करेगा, 2,000 जितना डिले करेगा उसके हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए 400, आपको रिफंड कर दिया 2,400, तो 400 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड, आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है जी? ओके। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक तरह से रिव्यू किया कि जितने भी हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे वहां पे हम बार बार आपको कहते थे कि देखिए जी ये इनकम जो है कहां जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी, यहां पे नहीं जाएगी। तो इस तरह से अब आपको लिए हमने ये जो लिस्ट थी एक तरह से वो तैयार कर दी। तो चलिए जी, जब हम सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन ने हमें बांट दिया था कि जाइए सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में जाइए। तो जैसा हमने डिस्कस किया और ये भी जो बातें हमने आपसे शेयर की उसमें देखिए सेक्शन 56 कवर्स द इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ द इनकम। प्रूव हो गया जी अब आपको। इसका मतलब दीज इनकम्स आर जनरल इनकम्स, और ये देयर इज नो लिस्ट विच इज जनरली टू बी प्रिपेयर्ड। इसको लिस्ट में बांधना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको स्पैरो की स्टोरी सुनाई, जैसे मैंने आपको एक थीफ की स्टोरी सुनाई, अब आप बताइए कि इन ऐसी इनकम्स को कभी बांध सकते हैं हम? नहीं बांध सकते ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई दीज आर टू बी कॉल्ड हियर एज ए जनरल इनकम्स विच कैन नॉट बी बाउंड। बहुत सारी लाखों करोड़ों में इनकम्स हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको जो कंडीशंस बताई हैं, अगर वो कंडीशंस यानी कि 4 हेड्स में वो हम ट्राई कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पे अनएक्सेप्टेबल हुआ तो हम उसको सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 के अंदर जो है, तो बताइए अब ये ओपन है ना, इसको नहीं बांध सकते। ओपन है तो जो आएगी वो कहां आएगी, 56 सब सेक्शन 1 में आएगी। लेकिन अब अगर आप आए तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में इन्हीं को आगे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन पहले आज हम आपका बेस बनाते हैं, और बेस बनाने के बाद ही अब आपके साथ जो है वो डिस्कशन करते हैं। देखिए सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 स्पेसिफाइज ब्रॉडली 9, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ब्रॉडली मैंने वर्ड यूज किया है। इन्हीं से ब्रांचेस निकल के आएंगी, विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। अब जैसे पहली इनकम है डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी और डिविडेंड ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको याद होगा कि डिविडेंड कुछ एक ऐसी इनकम्स हैं जिसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो डिविडेंड जो है वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन वो एग्जम्पशन भी अब आजकल जो है चेंज कर दी गई है कि 10 लाख रुपए तक अगर आपका डिविडेंड होगा तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर उसके ऊपर होगा तो उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो भी एक स्पेशल है। देखिए 5 इनकम जो है वो स्पेशल रेट पे चलती है, बाकी जो है आपकी स्लैब रेट पे चलती है और स्पेशल रेट्स। और वो 5 इनकम, हमने 3 इनकम कहां डिस्कस कर ली, कैपिटल गेन में, और 2 इनकम आप यहां डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और उन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक इनकम आपकी आएगी डिविडेंड की, लेकिन वो भी किससे होनी चाहिए, डिविडेंड किससे होनी चाहिए, इंडियन कंपनी से होनी चाहिए। अगर इंडियन कंपनी है तो मैं इसको लास्ट में बाद में डिस्कस करूंगा, 10 लाख तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद जो है वो 10% फ्लैट रेट लगेगा। तो इसलिए ये एक मैंने आपको स्पेशल रेट एक और बता दिया। तो 5 स्पेशल रेट्स हैं आपके पास। लेकिन अगर आपकी फॉरेन कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर। बिल्कुल डिविडेंड के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। दूसरा वर्ड है विनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज विनिंग्स। आज तक आप जो है ऐसी इनकम आपने सुनी नहीं होगी। और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, देखिए लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, बैटिंग की इनकम हो, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। कार्ड गेम्स,
and other games of any sort or from gambling or betting of any form or nature whatsoever, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम बोलते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ये वर्ड है विनिंग्स। अगर मैं इसको बोलूं तो इसको हम किस्मत की इनकम भी बोलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपके द्वारा जो है आप कुछ जीत लेते हैं, तो किस्मत से जो जीता है उसमें हमारा भी शेयर है, ये कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं विनिंग फ्रॉम लॉटरी की बात, मान लीजिए कि आपने सुबह 10 रुपए का टिकट खरीदा लॉटरी का और शाम होते होते आपको 100 रुपए की लॉटरी लग गई, तो अल्टीमेटली आपने कितने अर्न करे? 90। नो, इनकम टैक्स बोलता है विनिंग, इसका मतलब जीते कितने? 100। वो कहता है जो एक्सपेंसेस इसको लिए आपने अर्न करने के लिए लगाए, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ वर्ड चाहिए विनिंग। तो विन कितना किया? 100। बात समझ आ रही है? अच्छा, देखिए, अब मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने क्या किया कि शाम तक जो है वो 10-10 रुपए के 20 टिकट खरीदे, तो कितना पैसा उसने जेब से खर्च कर दिया? 200 रुपीज। और उसकी जो लॉटरी लगी वो सिर्फ 100 रुपीज की लगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता 200 रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो लेना देना किससे है? 100 रुपए। आपने जीता कितना? 100 रुपए, तो मैं टैक्स 100 पे लूंगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वर्ड क्या है? विनिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है ना। पॉकेट से कितना लग रहा है? 200 रुपए। 100 रुपए उसने जीता है, तो लॉस कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ विनिंग वर्ड से है। तो अगर आप पैसा जीतते हो तो उसके ऊपर टैक्स, अगर नहीं जीतते हो तो नहीं लगेगा। ठीक है। उसी तरह से अब आप क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो कार्ड का गेम खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, और वो क्या कर रहा है कि जुआ खेल रहा है, तो उसने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए हार दिए, लेकिन उसमें 1 लाख रुपए वो जीत गया। तो एक तरह से उसने 99 लाख रुपए जो है वो हार चुका है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ आपने 1 लाख रुपए जीता है, तो इसलिए 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये एक तरह से दूसरा रेट आ रहा है, इसके ऊपर जो है ना सीधा फ्लैट रेट कितना होता है? 30% होता है। 30%, वहां 10% बताया, तो 5 इनकम्स, कैजुअल इनकम के ऊपर 30%। समझ रहे हो जी? विनिंग, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी। क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम है, गेम के ऊपर अगर आपने पैसा जीत लिया तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, मैंने वर्ड बैटिंग लिखा है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। कार्ड गेम्स हैं, यानी कि आप जुआ खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं और उसके ऊपर आप पैसा लगाते हैं, या कोई ऐसी गेम जिसमें गैम्बलिंग और बैटिंग हो, एनी फॉर्म ऑफ नेचर व्हाटसोएवर। अब आप जैसे मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो वहां भी आपको किस्मत से वो इनकम मिल रही है। तो अगर किस्मत अच्छी है आपकी, तो जितना पैसा आप अर्न करते हैं उसमें 30% आपका काट लिया जाएगा, बाकी आपको रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि टैक्स किसके ऊपर लगेगा? विनिंग वर्ड के ऊपर लगेगा। आप उसको अर्न कर लिए कितना खर्चा लगा, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे रेसिस जो है आपको थोड़ा सा तंग करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेसिस के बारे में, तभी मैंने आपको क्या वर्ड लिखा है? कैजुअल इनकम है। विंडफॉल की तरह ये इनकम हो रही है। गैम्बलिंग है, जुआ खेलते हो आप, और वो कहते हैं, इनकम टैक्स बोलता है ठीक है भाई जुआ खेलो, लेकिन अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप खेलते हो और जीतते हो तो उससे मेरा कुछ लेना देना है, हारते हो तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बैटिंग करते हो आप, क्रिकेट में आपने देखा इलीगल है, 6 लगेगा, 8 लगेगा, क्या लगेगा, 4 रन लेगा, क्या करेगा, है ना? ये जो बैटिंग करते हैं वो भी इलीगल है, लेकिन वो कहता है अगर आप जीतते हो तो हम टैक्स लेंगे, अगर आप हारते हैं तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जरा ध्यान रखना, द वर्ड आज तक आपने जो जितना भी अभी तक हमने इनकम टैक्स पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं था, यहां हमने विनिंग वर्ड जो है वो आपसे शेयर किया। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा हॉर्स रेसेस के बारे में है, तो मैं इसका बात बता देता हूं। देखिए, ये अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ये हॉर्स रेसेस के बारे में बता देता हूं, तो तभी आपको ये क्लियर होगा कि आगे जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, और ये घोड़े हैं, अच्छे से बने नहीं है मेरे से, मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने घोड़े
मान लीजिए कि दीज आर 15 हॉर्सेस, ठीक है, होंगे चाहे कम ही होंगे, जो भी है, चाहे कम है ज्यादा है, लेकिन ये 15 हॉर्सेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में। और आपको पता है कि आपने एक नाम सुना है, कौन, विजय माल्या नाम सुना है? विजय माल्या सर, ये इतना तो सुना है कि वो इंडिया से इतना करोड़ रुपए लेकर के जो है वो फॉरेन भाग गया है, बस इतना सा पता है, ठीक है। आपको पता है विजय माल्या का जो है सबसे बड़ा बिजनेस क्या था? सर आपने तो सुना है कि वो उसकी एयरलाइंस थी, उसका और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस थे। नहीं, बिल्कुल वो भी बिजनेस है, लेकिन उसका एक बिजनेस ही ऐसा भी था। वो क्या बिजनेस होता है, मैं अभी आपसे बात करता हूं। मान लीजिए कि ये एक टूर्नामेंट अरेंज किया जा रहा है। जो टूर्नामेंट अरेंज करता है ना, इसके लिए जो कंपटीशन है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर्स। तो एक पार्टी के आगे जी ऑर्गेनाइजर्स, जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, दीज पर्संस आर नोन एज ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर किसी घोड़े ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, और मान लेते 15 की जगह अगर मैं कहूं 20 हॉर्सेस, ठीक है, ये 20 हॉर्सेस है, तो आपको पता है कि इसमें ये एक लीगल बिजनेस है। ये भी आपको बता देता हूं, ये कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं है। जब भी किसी ने अगर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए अपने घोड़े के साथ उसने आना है, तो लाखों में नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए की एंट्री फी होती है इसमें, मिनिमम 1 करोड़। अब जैसे मान लीजिए कि 20 घोड़े हैं, तो 20 इंटू 1 करोड़ विच इज इक्वल टू 20 करोड़ रुपीस किसके पास आ जाएगा? ऑर्गेनाइजर्स के पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक जो घोड़ा जीतेगा उसके लिए आपको पता है क्या है, प्राइज मनी रखा होता है। अच्छा, पर लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये घोड़े दौड़ते हैं, ये घोड़े किसके होते हैं? ये घोड़े जो हैं किसी के मालिक के होते हैं, जो इनको क्या करता, पालता है, पोषता है, मेंटेन करता है, खाना खिलाता है, ट्रेन करता है, सब कुछ करता है। और आपको पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर के लिए 2 ट्रेनर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक घोड़े के लिए 2 ट्रेनर्स होते हैं। इनकी जो डाइट है वो बहुत रिच डाइट होती है। मतलब इसको घोड़े पालने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो विजय माल्या था ना, विजय माल्या का सिर्फ काम क्या है, उसके फार्म हाउसेस हैं, और फार्म हाउसेस में वो क्या करता है, घोड़े पालता है। अब मान लीजिए कि ये वाला घोड़ा भी विजय माल्या का है, ये घोड़ा वाला विजय माल्या का है, ये 3 घोड़े जो है किसके हैं, विजय माल्या के हैं, जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि जो घोड़ों को पालता है, इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, और फिर वो किसको भेजता है, वो रेस हॉर्सेस, इनको हम रेस हॉर्सेस बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज स्टड फार्मिंग, दिस इज नोन एज स्टड फार्मिंग। तो ये स्टड फार्मिंग किसका बिजनेस था? विजय माल्या का बिजनेस था, स्टड फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, और तीसरा पार्टी कौन है? आप और हम, जो क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। ये यहां पे बैठे हैं, यहां पे बैठ करके बोलते हैं, आप बोलते हैं कि लो जी, मैंने पैसा लगाया 2 नंबर घोड़े के ऊपर, मैंने पैसा लगाया यहां पे 4 नंबर घोड़े पे, मैंने पैसा लगाया 5 नंबर घोड़े पे, राइट। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे बैटिंग करते हैं यहां पे, राइट। अच्छा, जब आप ये इसके ऊपर बैटिंग करते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगी, 3 पार्टीज होगी। तो आप बैटिंग करते हैं, घोड़ा किसका है, विजय माल्या का है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहां पे जो प्राइज मिलता है ना, वो 2 लोगों को मिलता है। किस किस को मिलता है? एक तो उसको मिलता है जो बैटिंग में पार्टिसिपेट करता है, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ की एंट्री है, 20 लोग आ रहे हैं या जो भी है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 प्राइजेस मिलते हैं। एक तो जो बैट लगाता है, और दूसरा किसको मिलता है, ऑनर ऑफ द हाउस, ऑनर ऑफ द हॉर्स, जो मालिक होता है उसको पैसा मिलता है, 2 प्राइज मिलते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर जो घोड़ा फर्स्ट आएगा, अब किसी ने इसके ऊपर पैसा लगा दिया, 2 नंबर घोड़े के ऊपर पैसा लगा दिया कि ये जीतेगा, ठीक है। अगर वो घोड़ा जीत जाता है तो उसको मिलेगा मान लो 8 करोड़, फर्स्ट आता है।
अगर वो घोड़ा सेकंड आएगा तो उसके ऊपर मिलेंगे उसको 4 करोड़। अगर वो घोड़ा थर्ड आता है तो उसके ऊपर मिलेंगे उसको 2 करोड़ रुपए। इस तरह से क्या है कि जो बेटिंग लगाता है किसी घोड़े के ऊपर जो है बहुत सारी बेटिंग्स लगती हैं, तो इस तरह से वो पैसा बांटा जाता है। लेकिन जो मालिक होगा, जो घोड़े का मालिक होगा, उसको भी पैसा मिलेगा। अगर वो सेकंड आएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा या 150 मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। ठीक है जी, तो 1 करोड़ मिलेगा। अब देखिए इसका मतलब विजय माल्या घोड़े पालता था, उसको क्या हो रहा है, देखो ये वाला पैसा किसको जा रहा है। अब मान लीजिए तीनों घोड़े जो है वो विजय माल्या के चले जाते हैं, तो एक तरह से अब देखिए बैटिंग में 8 4 12 2 14 करोड़ ऑर्गेनाइजर का यहां चला जाएगा, और यहां पे 1 2 3 3.5 करोड़ जो है वो उसका इधर चला गया, यानी कि 17.5 करोड़ रुपए और चला गया। 50 लाख रुपए आप समझ लो उसका खर्चा, ग्राउंड मेंटेन करना, किराए पे लेना, ये करना, सब कुछ करना, डेकोरेट करना। तो 18 लाख रुपए उसने 18 करोड़ रुपए इसका खर्चा हो गया। लेकिन उसने इनकम कितनी थी, 20 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ किसको चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजर को चले जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर का क्या होगा, ये बिजनेस, और अगर ये बिजनेस है तो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, लेकिन अगर ये जो स्टड फार्मिंग है ये कहां टैक्सेबल होगा। अब देखिए ये जो मालिक है इसको क्या हुआ, घोड़ों को पालने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। स्टड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, स्टड फार्मिंग पता है आपको क्या होता है, लिख देता हूं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ट्रेन करना, ये सब करना, बहुत खर्चा होता है इसके ऊपर। तो अब क्या हो गया, 3.5 करोड़ रुपए किसको जा रहे हैं, विजय माल्या को, क्योंकि वो स्टड फार्मिंग, इसको भी मैं क्या बोलूंगा, फिलहाल मैं आप इसको बिजनेस बोल रहा हूं, बिजनेस की इनकम है। और तीसरा क्या हो गया, बैटिंग, जो आप और हम लोग बाहर बैठे हैं, ये जो बैटिंग की इनकम है। अब जैसे आपने 1 करोड़ लगाया था, आपको मिल गए 8 करोड़। तो 8 करोड़ आपने क्या किए, विन किए, तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, विन लगेगा। इसलिए मैंने यहां वर्ड क्या लिखा है, बैटिंग, बैटिंग वाले को मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक और बात करता हूं। आपको पता है कि विजय माल्या के जो बिजनेस है वो क्या क्या है, सर एयरलाइंस का बिजनेस भी है। हाँ, उसके पास ऑप्शन है कि जैसे एयरलाइन के बिजनेस को प्रोफेशन में ले जाए, और ये जो स्टड फार्मिंग का बिजनेस है इसको वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल ये कर सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि मेन उसने जो आपका बिजनेस है वो वहां ले जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जो स्टड फार्मिंग है, अगर वो बिजनेस की तरह इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर रहा है, तो इसको इस पैसे को अर्न करने के लिए जितने खर्चे होते हैं वो अलाउएबल होंगे। इसलिए आपको एक वर्ड आएगा बाद में, स्टेक मनी। स्टेक मनी का मतलब होता है जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है, जो मैं डिडक्शन की बात कर रहा था आपको सेक्शन 57 में, वो लॉजिक आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि मेरा जो मेन है वो प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं वीडियो बना करके यहां पे आप लोड कर रहा हूं, ये मेरा साइड में, तो इसको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल सकता हूं। अगर मान लो कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, तो मेन फोकस उसका जो बिजनेस है इसको वो कहां ले सकता है, अदर सोर्सेज में ले सकता है, और इसलिए वो बिजनेस की तरह उस इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट मे बी आल्सो बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। तो ये बाद में आपको काम आएगा, तो ये IFOS हो सकता है, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो बेटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है जी सर। तो अब आपके पास आ गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स। क्लियर है जी। अच्छा, अब उसके बाद आता है मेरा थर्ड है, सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स, इट इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 इफ इट इज नॉट डिपॉजिटेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट। आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ठीक है जी, यहीं पर लिख लेता हूं, क्या चला रहा है जी, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है वो। आप मान लो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास क्या है, आपने इंप्लॉइज रखे हैं। तो जब इंप्लॉइज कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो रही है।
अगर अदर सोर्सेस हो रही है तो जो आपके पास इंप्लॉई रखे हैं आपने सपोर्ट में, तो उनको भी ये एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने भी उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड्स रखा हुआ है। अब उनका प्रोविडेंट फंड आप काटते हैं और आपको पता है कि मान लीजिए मार्च का प्रोविडेंट फंड काटा है तो अप्रैल के 15 तारीख तक जो है उसके खाते में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अगर वो डिपॉजिट नहीं होता है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, वो क्रेडिट ही रहेगी, वो डेबिट नहीं की जाएगी, जो मैंने बिजनेस में आपके साथ डिस्कस किया था। तो वो वाली इनकम है, दैट इज सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम इफ इट इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर वो बिजनेस के में से देता है तो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर अदर सोर्सेज के सोर्स से देता है तो इसलिए वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इफ इट इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। तो नेचुरली टैक्स इनकम कहां होगी, जहां इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका धंधा ये है डिवेंचर खरीदना बेचना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना बेचना, होल्ड करना, ये करना। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वहां तो वो पीजीबीपी में जाएगा, सेक्शन 28। लेकिन अगर वो नहीं है तो इसलिए वो कहां आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। अभी आपसे मैंने ऊपर डिस्कस किया आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी आपके पास आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, दीज आर नॉट टू बी टेकन हियर। ठीक है, चलो इसके बारे में भी आपकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए, क्लियर है, ये लीजिए, अगर आपको रेंट मिलता है किससे सर, अगर आपको बिल्डिंग से रेंट मिलता है तो बिल्डिंग का रेंट कहां जाता है सर, हाउस प्रॉपर्टी में। और अगर आपके पास अदर देन बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है, अदर देन बिल्डिंग है, और अगर अदर देन बिल्डिंग है तो उस जिसको आप किराए पे देते हैं तो उसमें आपने क्वेश्चन रेज किया, इज इट योर बिजनेस। जो आप किराए पे दे रहे हैं क्या वो आपका बिजनेस है, जैसे आपका लीज का काम है। अगर तो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है यस तो जाएगा पीजीबीपी में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपका ये बिजनेस नहीं है, नो, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है जी, दिस इज नोन एज आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। तो ये कहां आ गया जी आपका, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। याद आ गया जी, सेक्शन 28। रेंटल इनकम ऑफ लेटिंग आउट, ये मैंने अभी अभी आपसे बात बताई जिसको बोलते थे हम कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट में अभी आपको मैंने एग्जांपल किसका दिया, लेक्चर हॉल है मान लो। अब आप लेक्चर हॉल है, लेक्चर थिएटर है, उसमें आपके पास सब कुछ लगा है, फर्नीचर भी लगा है, रेंट भी लगा है, इलेक्ट्रिक आइटम्स भी लगी हैं, प्रोजेक्टर भी लगा है, एवरीथिंग। और आप ये नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर का कितना किराया लूं, फर्नीचर का कितना किराया लूं, कमरे का कितना किराया लूं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेंट। व्हेन इट इज नॉट सेपरेबल और not taxed as a business income, then that is to be taxable under the head of the income from other sources. Okay. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इफ द सेम इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए जी ये भी अब आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए की मैन के केस में क्या होता है जी, ये है मेरी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए अगर मेरा की मैन जो है वो इंप्लॉई है और इंप्लॉई को ही वो पैसा मिलता है तो कहां टैक्सेबल होता है सर, सैलरी में। अगर वो की इंप्लॉई कंपनी को छोड़ जाता है तो वो पैसा किसको मिलता है, कंपनी को, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। और अगर बाय द वे वो इंप्लॉई जो है उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो पैसा है वो किसको मिलेगा, फैमिली ऑफ की मैन को मिलेगा। जब फैमिली ऑफ की मैन में को मिलेगा तो वो चला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसलिए अब आज ध्यान आ गया कि ये की मैन सैलरी में कब टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी में कब टैक्सेबल होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब टैक्सेबल होता है। ओके, अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट है मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। अब आप बताओ, प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मनी विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन।
अब आप बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो जी 10 लाख रुपए विदाउट कंसिडरेशन, मैं आपसे कुछ नहीं लेता, तो क्या है ये? कोई है जो आपको 10 लाख रुपए वैसे दे दे? इसका मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा उसके बदले में, ठीक है। और फॉर इनएडिक्वेट, देखो प्रॉपर्टी तो इनएडिक्वेट हो सकती है, लेकिन मनी जो है वो इनएडिक्वेट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि जी तू देख भाई तेरे को मैं 10 लाख देता हूं, तू इसके बदले मुझे 1 लाख रुपए, तो सीधा तू 9 लाख ही दे देना। मनी में नहीं हो सकता। हाँ, प्रॉपर्टी में हो सकता है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी आप 1 लाख रुपए में उसको दे दो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 1 रुपए में दे दो। तो बताओ ये मनी जो है वो, या प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट कंसिडरेशन क्या आएगा? ये बताओ जी, गिफ्ट है ना ये। विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? गिफ्ट। तो आप आ जाओ अब, तो बाद में क्या होगा ये गिफ्ट, इसको आप मेन हेडिंग में क्या देंगे? वहां पे गिफ्ट का हेडिंग देंगे आप, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप अलग से मत ढूंढते रहना। तो ये एक तरह से मनी, अब मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा हूं, तो इसका मतलब गिफ्ट ही हुआ ना ये। मैं कहता हूं ये घर पकड़, लेकिन मेरे को इसके बदले में कुछ ना दे, तो क्या होगा? ये गिफ्ट ही होगा कि नहीं होगा? तो इसकी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। याद होगा कैपिटल गेन में आपको डिस्कस किया था कि आपने जब कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो उस केस में कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम में आपको एक पैसा दे दिया जाता है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और फिर कोर्ट में केस कर देते हैं। जब कोर्ट में केस करते हैं तो 2 साल के बाद आपको डिसीजन होता है और कोर्ट कहता है कि देखिए इनको जो है वो एनहांस्ड कंपनसेशन दो, लेकिन जितना डिले हुआ है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी दे दो। तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम आपकी होगी, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये एक तरह से मैंने ब्रॉडली जो है, अभी हम इन्हीं की तो आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और ये मैंने आज आपको ब्रॉडली एक तरह से एक ब्रॉडर आइडिया आपको दे दिया कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि जनरली टैक्सेबल होती हैं अदर सोर्सेज में। हाँ, मैं डिविडेंड की इनकम की बात कर रहा था, तो थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो डिविडेंड इनकम विच आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन अप टू 10 लाख रुपीज। कौन सी? इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, जो इंडियन कंपनी है। डिविडेंड्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 64, याद हो गया आपको। डिविडेंड ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अब आपको याद आ गया, इक्विटी ओरिएंटेड 65% जिसमें इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया जाते हैं वो इक्विटी होते हैं, और 65 से कम होते हैं तो उनको डेट बोलते हैं। और उसके बाद है टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 115 BD में है। डिविडेंड रिसीव बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इन विच इट हैज शेयर होल्डिंग ऑफ 26% और मोर इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी में 26% से ज्यादा के शेयर है, फॉरेन कंपनी इसको डिविडेंड दे रही है, और ये जो डिविडेंड है वो सेक्शन 115 BD में जो है एट द रेट ऑफ 15% टैक्सेबल होता है। तो दो जो मैंने आपको स्पेशल रेट्स बताए थे, उनमें स्पेशल रेट्स में एक क्या था जी? डिविडेंड था, और दूसरा था कैजुअल इनकम, और 3 आपको जो स्पेशल रेट्स दिए गए थे वो कौन से थे? कैपिटल गेन के जो है वो हेड्स थे। तो दिस वाज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन और द ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम अब एक एक जो है उसकी डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। यही इनकम्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और 56 सबसेक्शन 1 की तो हम डिस्कशन एक तरह से खत्म है, क्योंकि जहां ट्राइड और टेस्टेड है, लिस्ट में हम बांध नहीं सकते, लिस्ट कोई इसकी है नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है जनरल इनकम्स। फिर हम बात करेंगे डिडक्शंस की, और फिर बात करेंगे जो डिडक्शंस अलाउड नहीं है। कुछ बातें हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अब जो डिटेल डिस्कशंस हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के अंदर जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, उसके लिए अब आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा।